मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। एपिसोड 381। जबकि अन्य लोगों को ये पता लगाने में कुछ समय लगा कि दक्ष कहाँ गायब हो गया है, वो शुन को तुरंत इसका एहसास हो गया। जैसे ही दक्ष उसके पीछे आया, वह दूर चला गया। क्या ये पर्याप्त है? मेरी युद्ध भावना मुझे 50 मीटर की सीमा के भीतर कहीं भी टेलीपोर्ट करने में मदद करती है। हालांकि यह कठिन था, लेकिन मेरी युद्ध भावना की मदद से मैं यह उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहा, दक्ष ने समझाया। उसने अपने टेलीपोर्ट की रेंज के बारे में झूठ बोला। वह 200 मीटर की रेंज में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसने 50 मीटर कहा ताकि भविष्य में उसके पास कोई तरकीब हो। उसने उन्हें ये भी नहीं बताया कि वह लंबी रेंज में भी टेलीपोर्ट कर सकता है। यद्यपि उसने अपनी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया, फिर भी वह कमरे में उपस्थित अधिकांश लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। अंतरिक्ष से संबंधित युद्ध आत्मा। उस शक्ति के साथ यह एक उच्च स्तरीय युद्ध आत्मा प्रतीत होता है। इस लड़के में बहुत क्षमता है। मैंने युद्ध भावना के बारे में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। आदमी ने कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा, अच्छा लड़का, मुझे बताओ कि शाही शिक्षक कहाँ चले गए? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। हमें किसी को बताने की अनुमति नहीं है। अगर मालिक को पता चल गया कि हमने किसी को इसके बारे में बताया है तो वह हम सभी को मार डालेगा, आदमी ने भयभीत स्वर में कहा। अगर तुम मुझे बता दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, तुम जिंदा बच जाओगी, मुझे मेरे जवाब मिल जाएंगे। ये हम दोनों के लिए जीत वाली स्थिति होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम सही हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो रॉयल ट्यूटर तुम्हें नहीं मारेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मार रहा हूँगा। ध्यान से सोचो, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, चुनाव तुम्हारा है, उसने आगे कहा। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, आदमी ने जवाब दिया। अच्छा, मुझे बताओ कि वो कहाँ गया? दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। राजकीय शिक्षक रानी के महल में गए हैं, आदमी ने उत्तर दिया। रानी का महल? क्या तुम्हारा मतलब उस महल से है जहां राजा अपना हरम और अपनी सभी पत्नियां रखता है? दक्ष ने चेहरे पर अजीब भाव के साथ पूछा। हाँ, उस आदमी ने अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहा। आखिर क्या बात है? उसे राजा के हरम में क्यों जाना चाहिए? दक्ष ने फिर पूछा। मैं ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमेशा ऐसा करता है। मास्टर हर रात रानी के महल में राजा की खूबसूरत महिलाओं के साथ मौज मस्ती करने जाता है, आदमी ने जवाब दिया। दक्ष कुछ सेकंड तक शून्य में देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। क्या राजा को इस बारे में पता है या वह राजा को बिना बताए हरी टोपी पहना रहा है? दक्ष ने पूछा। राजा को नहीं पता। महामहिम ने एक दुर्घटना में अपनी मर्दानगी खो दी थी। वह कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अब अपने हरम में नहीं जाते। उस क्षण से मास्टर ने महिलाओं का आनंद लेने के लिए अपने हरम में जाना शुरू कर दिया, आदमी ने जवाब दिया। ये शाही शिक्षक वास्तव में राजा को धोखा दे रहा है। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बेकार राजा के लिए हंसे या रोए। ऐसा लग रहा था जैसे राजा ने महल महिलाओं के लिए बनवाया था ताकि वह मौज मस्ती कर सके, लेकिन उसी महल में शाही शिक्षक उसे हरे रंग की टोपी पहना रहा था। क्या वो जाते समय लाल लबादा पहने हुए था? उसने उस आदमी से पूछा। हाँ, वो था। तुम्हें कैसे पता? आदमी ने असमंजस में पूछा। क्या बागे के पीछे एक ज्वलंत पक्षी का प्रतीक था? दक्ष ने फिर पूछा। हाँ, मुझे याद है कि मैंने उसके वस्त्र पर एक ज्वलंत पक्षी का प्रतीक देखा था, उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। अच्छा, मेरे लिए इतना ही काफी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मुझे यकीन है कि यह जानकर तुम शांति से मर सकोगे, उसने कहा और अचानक अपनी तलवार नीचे कर ली और उस आदमी का सिर काट दिया। उसने शव को उठाया और महल के भूमिगत तहखाने में रख दिया, जो ऐसा लगता है जैसे दशकों से खोला ही नहीं गया था। जब उसने शव को यहाँ रखा तो उसे पूरा यकीन था कि काफी समय तक यहाँ कोई भी शव को नहीं ढूंढ पाएगा।
शव से निपटने के बाद वह महल से निकलकर रानी के महल की ओर उड़ने लगा। दक्ष रानी के महल की ओर उड़ चला। इस बार वो कुछ हद तक निश्चिंत था, क्योंकि उसे रानी के महल की कुछ खिड़कियां और बालकनियां दिखाई दे रही थी। वो खुश था कि उसे रॉयल ट्यूटर के महल के अंदर प्रवेश पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी उसे करनी पड़ी थी। वो जल्द ही क्वींस प्लेस पर पहुंच गया और एक बालकनी में उतरा। वहां एक कांच का दरवाजा था, जिसके दूसरी तरफ एक पर्दा लगा हुआ था। वो दरवाजे के कोने में चला गया ताकि कुछ जगह मिल जाए जिससे वो हॉल के दूसरी तरफ देख सके। चूंकि पर्दा कोनों को ठीक से ढक नहीं रहा था, इसलिए उसे अंदर का नजारा देखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जिसकी उसे टेलीपोर्ट के जरिए जरूरत थी। वो खुश था कि उसे अंदर जाने के लिए खिड़कियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर का दृश्य देखने के बाद वो अंदर टेलीपोर्ट करने में कामयाब रहा। दक्ष ने खुद को एक दालान में पाया जो बालकनी की ओर जाता था। वह अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय रखते हुए अंदर की ओर चला गया, जिसका उपयोग वह जगह के विभिन्न कमरों के अंदर देखने के लिए कर रहा था। ज्यादातर कमरों में राजा की खूबसूरत पत्नियां शांति से सो रही थी। उसने जितनी भी औरतें देखी वे सभी खूबसूरत थीं, जिसकी उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वे सभी राजा की पत्नियां थीं। वो दालान में घूमता रहा और जगहों की तलाशी लेता रहा। जब भी वह किसी नौकरानी के पास होता तो वह केवल छाया परिवर्तन का इस्तेमाल करता था, लेकिन ज्यादातर समय वह छाया परिवर्तन को बंद रखता था। सभी कमरों की तलाशी लेने के बाद वो आखिरकार एक कमरे के बाहर पहुंचा। उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थी। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने बिस्तर पर लेटे एक आदमी को देखा। वह आदमी 60 साल का लग रहा था। उसके लंबे सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। वह आदमी पूरी तरह से बिना कपड़ों के था। एक महिला उस आदमी की कमर पर खड़ी थी, ऊपर नीचे हिल रही थी। महिला की पीठ दरवाजे की तरफ थी, जिससे रॉयल ट्यूटर को दरवाजे का नजारा नहीं दिख रहा था। दक्ष को कुछ हद तक खुशी हुई कि यह ऐसा ही था। हालांकि कमरे के अंदर सिर्फ एक महिला नहीं थी। कमरे के अंदर 3 महिलाएं थीं। उनमें से एक महिला बूढ़े आदमी को चूम रही थी। तीसरी महिला बूढ़े आदमी के पास लेटी हुई थी और उसका शरीर शाही शिक्षक द्वारा छुआ जा रहा था। कमरे के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कपड़े नहीं पहने थे। यह अच्छा है, चूंकि उसने लबादा नहीं पहना है, इसलिए इसे ले जाना आसान होना चाहिए, दक्ष ने सोचा जब उसने उस आदमी के कपड़े टेबल पर रखे देखे जो रॉयल ट्यूटर से बहुत दूर था। टेबल अंदर के दरवाजे के पास थी। उसने कमरे में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसे यकीन था कि जब वह प्रवेश करेगा तो वह 1 सेकंड के भीतर बागे को ले जा सकेगा। उसे केवल एक ही संदेह था कि क्या उसका छाया रूपांतरण इतना शक्तिशाली है कि वो शाही शिक्षक को पता न चल सके। वो रॉयल ट्यूटर की असली ताकत नहीं जानता था, लेकिन उसे लगभग यकीन था कि उसे नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि रॉयल ट्यूटर कोई कल्टीवेटर नहीं था और टेबल उससे बहुत दूर थी। उसे नहीं लगता था कि इसमें कोई जोखिम है जब तक कि वह रॉयल ट्यूटर के ठीक बगल में खड़ा ना हो। वह धीरे से कमरे के दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह बंद नहीं होगा। दुर्भाग्यवश दरवाजा बंद था। अंदर देखने के लिए कोई खिड़कियां नहीं थी और वह पकड़े बिना टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। अंततः वो केवल निराशा में आहें भर सका। वो जोर से गाली देना चाहता था। जो भी हो, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, उसने सोचा और आह भरी। वो दरवाजे के करीब गया और धीरे से खटखटाया। शाही शिक्षक ने शोर सुना। उसने जिस महिला को चूम रहा था उसे एक तरफ कर दिया ताकि उसके होंठ आजाद हो जाए। ये कौन है? शाही शिक्षक ने पूछा। जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। कोई जिम्मेदारी न सुनने पर उसने जिस महिला को वो चूम रहा था उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा, जबकि उसने अपने दोनों हाथ पहली महिला की कमर पर रख दिए जो उसकी कमर पर बैठी थी। और तेजी से चलो मूर्ख औरत, शाही शिक्षक ने उसे ऊपर नीचे चलने में मदद करते हुए गाली दी। तीसरी महिला दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वो कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी, इस बात की परवाह किए बिना कि उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। उसे नहीं पता था कि जब वह कमरे से बाहर निकली थी तो दरवाजा पूरी तरह खुला छोड़कर दक्ष चुपके से अंदर घुस आया था।
वह अभी भी अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था। वह कौन था? शाही शिक्षक ने पूछा। वहां कोई नहीं है, महिला ने वापस जाते हुए जवाब दिया। कोई नहीं है? क्या तुम कह रहे हो कि हवा ने दरवाजा खटखटाया है? शाही शिक्षक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। शायद किसी ने इस कमरे को किसी और का कमरा समझ लिया हो, और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे, तो वे चले गए, महिला ने मासूमियत से कहा और वापस अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। वो उन पुरुषों के पास गई और शाही ट्यूटर के पास लेट गई तथा उसे चूमने लगी। दक्ष कमरे के अंदर मेज के पास खड़ा था। वह यथासंभव कम आवाज करने की कोशिश कर रहा था। वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सांस भी रोक रखी थी। वो मेज पर पड़े लाल वस्त्र को भूल रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से लबादा उठाया, इससे पहले कि वो टेलीपोर्ट होकर बाहर चला जाता। मुझे अजीब सा लग रहा है। कोई भी इस कमरे को किसी और का समझकर बिना माफी मांगे भाग नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ है, शाही ट्यूटर ने कहा और उसने महिलाओं को एक तरफ कर दिया और बिस्तर से उतर गया। मैं बाहर देख लूंगा, उसने कहा और कपड़े पहनने के लिए मेज की ओर चला गया। लेकिन जब उसने पाया कि उसका लाल लबादा गायब है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरा लबादा कहाँ है? वो गरजते हुए पीछे मुड़ा और महिलाओं की ओर देखा। आह, क्या यह वही नहीं है जहां आपने इसे रखा था? महिलाओं ने असमंजस में उसकी ओर देखते हुए पूछा। ये यहाँ नहीं है, मूर्खों, मुझे बताओ कि यह कहाँ है। तुम नहीं जानते कि वह लबादा कितना महत्वपूर्ण है? शाही शिक्षक ने महिलाओं को घूरते हुए कहा। वो महिला के पास गया, उनमें से एक महिला की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। यह वही महिला थी जिसने दरवाजा खोलकर देखा था कि आप बाहर हैं। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तुम ही एकमात्र व्यक्ति थे जो मेरे वस्त्र उतारने के बाद कमरे से बाहर निकले। बताओ, तुमने इसे किसे दिया? मेरे साथ खेलने की हिम्मत मत करना, शाही शिक्षक ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। जब मैंने बाहर देखने के लिए दरवाजा खोला तो मैंने टेबल पर कुछ लाल रंग की चीज देखी। जब मैं दरवाजा बंद करके बिस्तर पर वापस आई, तब भी वह वही थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वह कैसे गायब हो गई? महिला ने सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए जवाब दिया। रहस्यमय दस्तक और वस्त्र गायब। या तो यह आपकी योजना थी कि कोई दस्तक देकर बाहर वाले को मेरा वस्त्र दे दे, या कोई अंदर घुसकर वस्त्र ले जाए, शाही शिक्षक ने गंभीर स्वर में बुदबुदाया। मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे अभी बता दो। अगर ये तुम्हारी योजना है, तो मैं तुम्हें तब तक जीने दूंगा जब तक तुम मुझे बताओगे, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शाही शिक्षक ने धमकी भरे लहजे में कहा। महिला ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी की कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब उसने उत्तर दिया तो शाही शिक्षक ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। उसका उत्तर पाकर उसने उसे छोड़ दिया। कोई यहाँ आया और मेरा लबादा चुरा ले गया, शाही शिक्षक ने कपड़े पहनते समय बुदबुदाया। महल के अंदर घुसकर मेरी नाक के नीचे से मेरा वस्त्र चुराना और पकड़े न जाना, वो व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे उसे पकड़ना होगा, शाही शिक्षक ने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। उसने गलियारे में इधर उधर देखा और कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की। चोर जो चाहता था उसे पाने के बाद वो अंदर नहीं रुकेगा। वह महल से बाहर निकलते समय बुदबुदाया। वो एक नौकरानी के सामने रुका जो उसे रास्ते में मिली थी। क्या तुमने यहाँ किसी अजनबी को देखा? शाही शिक्षक ने भौहें सिकोड़ते हुए नौकरानी से पूछा। अरे नहीं, नौकरानी ने सिर हिलाते हुए कहा। शाही शिक्षक ने लड़की को एक तरफ हटा दिया और निकटतम खिड़की की ओर बढ़ने लगा। उसने बाहर देखा तो उसे केवल खूबसूरत चांदनी में महल की रखवाली कर रहे पहरेदार दिखाई दिए। ये स्पष्ट था कि उन्होंने किसी घुसपैठिए को नहीं देखा था, क्योंकि वहां कोई शोरगुल नहीं था। वो कमबख्त चोर, अब उसे ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन अगर उसे लगता है कि वह मेरा लबादा लेकर इस शहर से भाग सकता है, तो वह मूर्ख है। उसे शायद मेरी युद्ध भावना और मेरे आदमियों के बारे में पता नहीं है,
शाही शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से उसे ढूंढने से पहले मुझे अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है। उसे यकीन था कि वो जल्द ही दक्ष को ढूंढ लेगा। उसने खिड़की खोली और बाहर उड़ गया। वो अपने महल में वापस चला गया। वह जानता था कि चोर को ये पता लगाने का एक तरीका था कि वह कहाँ है, और वह ये था कि वह अपने महल के पहरेदारों या यहाँ के पहरेदारों से पूछे। उसका पहला संदेह उसके अपने महल पर था, और वह आगे कोई निर्णय लेने से पहले सब कुछ जांच लेना चाहता था। तारानकन 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 लाल लबादा चुराने के बाद दक्ष सीधे उस होटल में पहुंचा जहां ड्रैगन स्क्वाड ठहरा हुआ था। महल के अंदर घुसते ही उसने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया। वो कमरे में दाखिल हुआ और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि कमरा पूरी तरह खाली था। वो शुन शायद बाहर जाकर वही करने गया था जो उसे करना था। दक्ष बिस्तर पर बैठ गया और अपने हाथ में लबादे पर बने फीनिक्स प्रतीक को देखने लगा। वो देख सकता था कि प्रतीक कितना अद्भुत लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो लपटे जीवित और गतिशील हो। बहुत सुंदर, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निश्चित रूप से है। इसे असली फीनिक्स के रक्त की बूंद का उपयोग करके बनाया गया था, इसीलिए इसे फीनिक्स ब्लड रोब कहा गया। यह आपकी रक्षा को बढ़ा सकता है और यह आपकी उपचार क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है, जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, केवल इतना ही नहीं, यह इससे भी अधिक कार्य कर सकता है, क्योंकि यह सेंट ग्रेड कलाकृति है। रक्षा ही मेरी जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दक्ष ने उलझन में जुन से पूछा। तुम्हें फीनिक्स की सबसे बड़ी क्षमता पता है? जुन ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ दक्ष से पूछा। अग्नि के माध्यम से पुनर्जन्म, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, जुन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारा मतलब है कि यह मेरे मरने के बाद मुझे पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जून ने दक्ष को काफी देर तक देखा, फिर आखिरकार उसने अपने होंठ खोले। यह नहीं हो सकता, जून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो ये सिर्फ एक रक्षात्मक कलाकृति है, दक्ष ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वस्त्र में फीनिक्स की विशेषता है, क्योंकि इसे फीनिक्स के खून से बनाया गया है। अगर कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बार बार हमला करता है तो यह नष्ट हो सकता है, लेकिन ये खुद को ठीक कर लेता है। यह ऐसा 9 बार कर सकता है, जुन ने दक्ष से कहा। आह, तो आपका मतलब यही है, यह वही है। मेरे लिए ये सिर्फ एक रक्षात्मक कलाकृति है जो मेरी रक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह अच्छा नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यह ऐसा ही है। मैं पहले हमला करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन बचाव करना भी एक अच्छी चीज है। मैं तियान शेन के इस उपहार की सराहना करता हूँ, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। उसने फीनिक्स रोब पहना, लेकिन वह यहीं तक सीमित नहीं रहा। उसने ऊपर एक लबादा पहना, क्योंकि फ्लेमिंग फीनिक्स प्रतीक बहुत प्रमुख था। उसे यकीन था कि अगर कोई सार्वजनिक रूप से इस लबादे को देखेगा तो वह इसे आसानी से पहचान लेगा, और यह एक समस्या होने वाली थी। उसने सोचा कि इसे इस्तेमाल करते समय इसे छिपाए रखना बेहतर होगा। मुझे आश्चर्य है कि रॉयल ट्यूटर को ये समझने में कितना समय लगेगा कि लबादा गायब है, और क्या वो पूरे शहर में तलाशी का आदेश देंगे, दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। मुझे यकीन है कि वू शुन ने इस बारे में जरूर सोचा होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह इस चोरी के बाद की स्थिति से कैसे निपटने की योजना बना रहा है, बिना इसके कि उसका मुख्य मिशन प्रभावित हो। उसने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा और सोचा कि क्या सब कुछ योजना के अनुसार होने वाला है या उसे इसके अनुसार बदलाव करने की जरूरत है। कुछ मिनट तक गहन चिंतन के बाद वह उठकर बैठ गया और उसने निर्णय लिया कि वो परिस्थिति की मांग के अनुसार खुद को समायोजित कर लेगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी ताकत बढ़ाना था। अगर वह अपनी योजना की गति से अधिक तेजी से पर्याप्त ताकत हासिल कर लेता है तो वह सब कुछ रोक सकता है और शत्रुतापूर्ण तरीके से कब्जा कर सकता है। वो खेती करने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया। जुन, मेरा एक सवाल है, अगर मैं डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? डार्कनेस का नियम मुझे कुछ समय के लिए अपना दिमाग खो देगा, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए अविश्वसनीय ताकत हासिल कर सकता हूँ।
जहां तक डार्क सैक्रिफाइस के साइड इफेक्ट्स की बात है, तो अगर कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो क्या हुआ? चूंकि मैं इस शरीर को छोड़कर अपने असली शरीर में वापस जाने वाला हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने जुन से पूछा। जैसे पिछली बार का प्रभाव इस शरीर को प्रभावित नहीं कर रहा है, वैसे ही डार्क सैक्रिफाइस का प्रभाव मेरे वास्तविक शरीर को प्रभावित नहीं करना चाहिए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यहाँ के परिणामों से मुक्त हूँ? उन्होंने आगे कहा, ये सच है, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि आप ऐसा न करें। इस शरीर के संभावित भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद न करें। जून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। शरीर की भविष्य की संभावनाएं, तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने असमंजस में पूछा। कुछ नहीं, बस याद रखें कि इसका प्रयोग हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए, जून ने आगे कहा। ठीक है, वैसे भी आगे एक लंबा रास्ता है। मैं इतना अदूरदर्शी नहीं बनना चाहता। मैं इस राज्य में हर किसी के लिए हीरो बनने जा रहा हूँ जिसने मी लियाई के परिवार को दोषी ठहराया। मेरे जाने के बाद उसके लिए कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं इस मुकदमे को पूरा करूंगा और मैं इसे इस तरह से करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी उसका जीवन अच्छा रहे, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने बात करना बंद कर दिया और साधना शुरू कर दी। रात खामोशी में बीत गई। ड्रैगन स्क्वाड का कोई भी सदस्य रात भर वापस नहीं आया, जिससे दक्ष को शांति से साधना करने का मौका मिला। आधा दिन भी बीत गया और अभी भी कोई वापस नहीं आया। दक्ष ने इस समय साधना बंद कर दी थी और वो भौचक्का हो गया था। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया और ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों द्वारा बुक किए गए अन्य कमरों को देखा, लेकिन वे कमरे भी खाली थे। अभी तक कोई वापस क्यों नहीं आया? मैं जानता हूं कि उन सभी को अपना मिशन पूरा करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वापस नहीं आ सकते, उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो उठकर बिस्तर से उतर गया। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने देखा कि सड़कें गार्डों से भरी हुई थी। हर जगह गार्ड दिखाई दे रहे थे, जो हर किसी की जांच कर रहे थे। उनमें से कुछ तो उस होटल में भी प्रवेश कर रहे थे जहां दक्ष ठहरा हुआ था। लगता है ये रॉयल ट्यूटर का काम है। वह अपना फीनिक्स ब्लड रोब ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस शहर से निकलने वाले सभी रास्ते और हवाई क्षेत्र अवश्य ही बंद कर दिए गए होंगे, उसने बिस्तर पर वापस जाते हुए कहा। इस गहन तलाशी के कारण उन्हें अपना काम पूरा करने में शायद अधिक समय लग रहा है। फिर भी यह अच्छा है। सभी गार्ड शहर की तलाशी ले रहे हैं। इस तलाशी में कुछ न मिलने पर वे सोचेंगे कि चोर चला गया। इससे वे निश्चिंत हो जाएंगे। जहां तक रॉयल ट्यूटर की बात है, तो उसे भी बहुत अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि चोर जो भी था वो उसकी जान नहीं चाहता था। वैसे भी वो उसके बाद अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जहमत नहीं उठाएगा। उसने बिस्तर पर बैठते हुए और साधना फिर से शुरू करते हुए कहा। वो कभी कभी अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके ये देखता रहता था कि बाहर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गार्ड उनके फ्लो पर आ गए हैं। वे कमरों के अंदर झांकने लगे हैं कि कोई अंदर है या नहीं और तलाशी लेने लगे हैं। वो उठकर एक तरफ चला गया और अपने कमरे की जांच होने का इंतजार करने लगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि होटल का स्टाफ बिना अनुमति के गार्ड को मेहमान के कमरे की जांच करने में मदद कर रहा था। आखिरकार ये राज्य के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का आदेश था। जल्द ही गार्ड उसके कमरे में पहुंच गए। दरवाजा खोला गया और वे सभी अंदर घुस गए। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद वे वहां से चले गए, इस बात से अनजान कि जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रहे थे वो कमरे की तलाशी के दौरान उनके ठीक बगल में खड़ा था। उनके जाने के बाद दक्ष अपनी साधना पर वापस चला गया। तारानकन 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 दिन बीत गया और रात हो गई जब वो शून अंततः वहां पहुंची। वो कमरे में दाखिल हुआ और दक्ष को देखा। लगता है कि तुम चोरी करने में सफल हो गए हो। पूरा शहर बंद है। रॉयल ट्यूटर ने प्रवेश और निकास को सील कर दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ 1 या 2 दिन ही चलेगा, वो शून ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे वो चोगा दिखाओ, उसने दक्ष से कहा। दक्ष बिस्तर से उतरा और उसने जो लबादा पहना हुआ था उसे उतार दिया,
जिससे उसकी पीठ पर जलते हुए फीनिक्स पैटर्न के साथ सुंदर लाल लबादा दिखाई दिया। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने सुना था। इसे लबादे से ढकना एक अच्छा विचार है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम यहाँ हैं, इसे सुरक्षित रखें। वू शुन ने बिस्तर पर बैठते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। बाकी लोग कहाँ हैं? दक्ष ने पूछा। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, वू शुन ने उत्तर दिया। हालांकि मुझे तुमसे कुछ कहना है, दक्ष ने अचानक भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या? वू शुन ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। जब मैं उस वस्त्र की तलाश कर रहा था तो मैंने रॉयल ट्यूटर की उंगली पर एक अंगूठी देखी। यह वही अंगूठी लग रही थी जिसके बारे में मैंने सुना था। मुझे लगता है कि राजा ने रॉयल ट्यूटर को एक अंगूठी दी थी। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। हमें मिशन में सफल होने के लिए रॉयल ट्यूटर को मारना पड़ सकता है, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। मैं कुछ जानकारी जुटाने गया था और मुझे पता चला कि राजा ने कोई अंगूठी नहीं पहनी है। मुझे लगने लगा था कि तुमने झूठ बोला है। ऐसा लगता है कि राजा ने सुरक्षा के लिए शाही शिक्षक को अंगूठी दी है, वू शुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह अच्छा है कि गलतफहमी दूर हो गई है। हम सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा, सभी को वापस जाने दो। फिर मैं घोषणा करूंगा कि जैसे ही यह खोज बंद हो जाएगी, हम रॉयल ट्यूटर पर हमला करेंगे और अंगूठी वापस ले लेंगे। ये बेहतर है, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि राजा ने अंगूठी पहनी है या नहीं। उसकी पिछली योजना उन्हें राजा पर हमला करने के लिए कहना था, लेकिन उन्हें राजा को मारने के लिए नहीं। अगर राजा ने कोई अंगूठी नहीं पहनी होती तो वह बहाना बना सकता था कि उसने बाद में शाही शिक्षक को अंगूठी दी थी। अगर राजा ने अंगूठी पहनी होती तो दक्ष दावा कर सकता था कि यह उससे मेल नहीं खाती जो उसने सुना था और यह असली राजा नहीं था, जिससे शाही शिक्षक फिर से निशाने पर आ जाता। लेकिन उसने कदम छोड़ने का फैसला किया। वो जानता था कि इससे उसकी कहानी में कुछ खामियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अब वो उस कदम को छोड़कर मुख्य विषय पर वापस जाना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। यह आदमी पहले ही राजा से मिलने जा चुका है। उस अनावश्यक कदम को छोड़ना मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अगर मैंने पूछताछ के बाद कहानी बदल दी होती तो यह उतना प्रभावी नहीं होता, दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। हालांकि वह सही था। उसने देखा कि रॉयल ट्यूटर ने आज रात एक अंगूठी पहनी हुई थी, इसलिए वह दावा कर सकता था कि यह वही अंगूठी थी जिसे उन्होंने रॉयल ट्यूटर को मारने के बाद पहना था। रॉयल ट्यूटर की मौत से आक्रोश भड़केगा और राजा को युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तभी असली मजा शुरू होगा। बदला लेने के लिए लड़ाई बचाव के लिए लड़ाई से ज्यादा प्रभावी थी। वह चाहता था कि अक्ष साम्राज्य के नागरिक सुनाई साम्राज्य पर क्रोधित हों ताकि वह एक ही बार में सभी बाधाओं को दूर कर सके। उसने यही सोचा, यह नहीं जानते हुए कि यह योजना सफल होगी या विफल। जल्द ही ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्य भी कमरे में आने लगे। वे अपने मिशन को पूरा करते हुए पूरे शहर में व्यापक तलाशी से बच निकलने में कामयाब रहे थे। उन सभी ने वू शुन को अपनी स्थापना के बारे में बताया। सारी जानकारी बताने के बाद वे वू शुन से आगे के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। आप सभी ने जानकारी एकत्र करने में अच्छा काम किया है। अब हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। कार्रवाई के लिए समय, भले ही हमारे पास 1 सप्ताह से अधिक का समय है, लेकिन इस मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करना और वापस लौटना बेहतर है। हम जितनी जल्दी काम पूरा करेंगे, अनिश्चितता की संभावना उतनी ही कम होगी, वू शुन ने सभी से कहा और अपना सिर हिलाया। हालांकि मिशन में थोड़ा बदलाव हुआ है। हमें जिस अंगूठी की जरूरत है वह रॉयल ट्यूटर के हाथ में है। अब हम उसके महल को निशाना बनाएंगे। चूंकि शहर के पहरेदार हर जगह तलाशी ले रहे हैं और हाई अलर्ट पर हैं, इसलिए ऐसा करने का ये सही समय नहीं है। 2 दिन आराम करें। अगर यह हंगामा खत्म हो गया तो हम अपना हमला शुरू करेंगे, उन्होंने आगे कहा। ड्रैगन स्क्वाड के एक सदस्य ने पूछा, क्या होगा यदि हंगामा और तलाशी 2 दिन में खत्म नहीं हुई? कोई बात नहीं, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम 2 दिन बाद भी हमला करेंगे। मैं तीसरा दिन यहाँ नहीं बिताना चाहता और यह अंतिम दिन है।
हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम तैयार हैं। 2 दिन आराम करो। तुम्हें आराम करना चाहिए और लोगों की नजरों से दूर रहना चाहिए। इस क्षेत्र की पहले से ही जांच की जा चुकी है। पहरेदारों को यहाँ वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी सतर्क रहो, वू शुन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। हाँ, सभी ड्रैगन स्क्वाड सदस्य पीछे मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए, अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए। केवल दक्ष और वू शुन को पीछे छोड़ दिया। क्या तुम अंतिम हमले में भाग लोगे या पीछे रहोगे? वू शुन ने दक्ष से पूछा जब उसने पीछे मुड़कर देखा। मैं निश्चित रूप से भाग लूंगा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मर जाओगी? शाही शिक्षक कोई कमजोर आदमी नहीं है, वू शुन ने दक्ष से पूछा। डरने की क्या बात है? मैंने अपना अधिकांश जीवन एक दुश्मन देश में बिताया है जहां हर कोई मुझसे नफरत करता था। मैंने कई बार मौत का सामना किया है। वास्तव में इस समय मैं इस लबादे और अपनी क्षमताओं की मदद से सबसे सुरक्षित हूँ। मेरे पास तुम भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे रह सकता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा, यही तो मैं सुनना चाहता था, वू शुन ने चेहरे पर प्रशंसा भरी नजर के साथ कहा। तारानकन 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 चोर की तलाश जारी रही और समय धीरे धीरे बीतता गया। सिर्फ 2 दिनों में ही तलाशी पूरी हो गई। पूरे शहर और सभी घरों की तलाशी पहरेदारों ने ली, सिर्फ 3 महलों की तलाशी नहीं ली गई। अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि चोरी की गई कलाकृति अब शहर के अंदर नहीं थी। तलाशी ठीक वैसे ही समाप्त हुई जैसा ड्रैगन स्क्वाड ने भविष्यवाणी की थी, और कोई भी दोबारा तलाशी लेने के लिए होटल में नहीं आया। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य रॉयल ट्यूटर के महल पर अपने पहले हमले के लिए तैयार थे। वे सभी वू शुन के कमरे के अंदर थे और वू शुन की बातें सुन रहे थे। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कुछ दिन पहले हमारे छोटे दोस्त से कुछ सुना था। वह ये था कि शाही शिक्षक अपनी रातें राजा के हरम के महल में बिताते थे। यह एक तरह से पक्की खबर थी। मैं खुद इसकी पुष्टि करने गया था, लेकिन मैंने उसे पिछले 2 दिनों में अपने महल से बाहर निकलते नहीं देखा। वू शुन अपने आदमियों से बात कर रहा था। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पूरे शहर की तलाशी ली जा रही थी और वह अपने महल से बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन संभावना है कि वह आज रात वहां हो सकता है। हम 2 समूहों में हमला करेंगे। सबसे पहले हम रॉयल ट्यूटर के महल पर तेजी से हमला करेंगे और उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। अगर राजा वहां नहीं है तो हम हरम पैलेस पर हमला करेंगे, इससे पहले कि कोई समझ पाए कि क्या हो रहा है। दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहें, उन्होंने आगे कहा। उन्होंने इस बारे में भी विस्तार से बात की कि इस हमले के दौरान कौन क्या करेगा। पूरी व्याख्या समाप्त होने के बाद वे सभी जाने के लिए तैयार हो गए। होटल से बाहर निकलते समय सभी ने अपने चेहरे नकाब से ढक लिए थे। वे सभी छाया में छिपते हुए रॉयल ट्यूटर के महल की ओर चले गए। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य छिपने में कितने कुशल थे। उसे यकीन था कि उनमें से ज्यादातर अपनी युद्ध आत्माओं का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। ये सब ड्रैगन स्क्वाड से प्राप्त उत्तम प्रशिक्षण के कारण था। उनकी तुलना में दक्ष को छिपने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वह उतना प्रशिक्षित नहीं था। वह इस तरह की चीजों के लिए ज्यादातर अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन पर निर्भर था, लेकिन वह दूसरों के सामने उस कौशल को उजागर नहीं करने वाला था। अब तक उसने केवल अपनी शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन क्षमताओं को उजागर किया था और इस बार वह इसे वैसा ही रखना चाहता था। वो जितना अधिक दिखावा करेगा, आपातकालीन स्थिति में उसे उतने ही कम गुप्त हथियारों का उपयोग करना पड़ेगा। जल्द ही सभी लोग स्वयं को छिपाते हुए महल के पास पहुंच गए, लेकिन वे बिना देखे उतनी ही दूर जा सकते थे क्योंकि उनके आगे केवल गार्डों की दीवार ही थी। वे सुरक्षित दूरी पर छिप गए। अर्ली, काम पर लग जाओ, वू शुन ने अपने एक आदमी से कहा। लंबे नीले बालों वाला एक लड़का आगे आया और अपने हाथ हृदय की ओर ले गया। उसके पीछे एक छाया दिखाई दी जो किसी रूलर की छाया जैसी लग रही थी। रूलर सोने से बना हुआ लग रहा था। उस पर कोई संख्या नहीं थी, इसलिए यह नहीं दिखा कि कौन सी इकाइयां थीं, लेकिन उस पर नियमित अंतराल पर निशान थे।
उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ शाही शिक्षक के महल की ओर इशारा किया। यह उसकी शासक आत्मा है। यह उसके खड़े होने की जगह और उसके लक्ष्य स्थान के बीच की दूरी को बढ़ा या घटा सकती है। जल्द ही हम रॉयल ट्यूटर के महल के पास होंगे। जैसे ही ऐसा होगा, हमला कर देना, वू शुन ने दक्ष को समझाया। हमें तेजी से काम करना होगा, कोई शोर नहीं होना चाहिए। वे एक भी आवाज करे उससे पहले ही उन्हें मार डाले, उन्होंने सभी से कहा। घटो, शासक युद्ध आत्मा वाले आदमी ने बड़बड़ाया। उसके पीछे युद्ध आत्मा की छाया भी चमकने लगी। दक्ष किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि वास्तविक युद्ध आत्मा का प्रभाव कैसा होगा, और जब वास्तव में ऐसा हुआ तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे जिस जगह खड़े थे वह अचानक शाही शिक्षक के महल के करीब आ गई हो। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच सिर्फ एक कदम की दूरी है, जबकि साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे दूरी एक ही है। अब वू शुन ने आदेश दिया। सभी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उन गार्डों के सामने कूद पड़े जिन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों के लिए रूलर वॉर स्पिरिट के कारण उनके छिपने की जगह और गार्डों के बीच की पूरी दूरी को कवर करने के लिए बस एक कदम ही काफी था, लेकिन गार्डों को यह नहीं पता था। वे चौंके बिना नहीं रह सके, क्योंकि 20 लोग हवा के झोंके से उनके सामने आ गए। उन्हें बाहर निकाले जाने से पहले वे न तो हिल सकते थे और न ही कुछ सोच सकते थे। वे अपनी युद्ध आत्माओं का उपयोग भी नहीं कर पाए, इससे पहले कि उनकी सभी गर्दनें टूट गई। दक्ष को हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ज्यादातर दुश्मनों का ड्रैगन स्क्वाड ने खात्मा कर दिया। पहला हमला खत्म हो चुका था और कोई आवाज नहीं हुई, जिससे वू शुन ने सराहना में अपना सिर हिलाया। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि शाही शिक्षक मुझसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम उसे आसानी से संभाल लेंगे। किसी भी हालत में उसे महल से बाहर न निकलने दे। मुख्य लक्ष्य अंगूठी है। पहले अंगूठी लेने की कोशिश करें। अंगूठी शाही शिक्षक की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वू शुन ने महल के प्रवेश द्वार की ओर चलने से पहले कहा। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य उचित संरचना में उसके पीछे पीछे चले। वू शुन ने दरवाजा खोला और महल के अंदर अपना पहला कदम रखा। वू शुन ने उस स्थान में प्रवेश किया, उसके पीछे पीछे उसके साथ। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सदस्य भी थे। अंदर घुसते ही उन्होंने पाया कि नीचे की मंजिल पूरी तरह खाली थी। वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये पिछली बार की तरह ही है। उसे ऊपर अपने कमरे में होना चाहिए या फिर यहाँ नहीं होना चाहिए, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे, चलते समय अपने पैरों से होने वाली आवाज को कम करने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही वे ऊपर पहुंच गए। वे दक्ष के पीछे पीछे शाही शिक्षक के कमरे की ओर चल पड़े, जो पहले भी यहाँ आ चुका था। दक्ष ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य कमरे के अंदर देख पाए। उन्होंने जो देखा उससे वे बहुत खुश हुए। शाही ट्यूटर अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान हो सकता है, वू कसुन ने सोचा और चाकू निकाल लिया। वो कमरे के अंदर कदम रखने ही वाला था कि वह रुक गया। तुम रुक क्यों गए? अंदर आओ, शाही शिक्षक ने कहा और अपनी आंखें खोलकर बैठ गया। यह एक जाल है। हमें जितना सोचा था उससे ज्यादा लड़ना पड़ सकता है। तैयार हो जाओ, हारना कोई विकल्प नहीं है, वू शुन ने कहा और उसने दूसरों को पीछे हटने का इशारा किया। ड्रैगन स्क्वाड का नेता व्यक्तिगत रूप से यहाँ है। आपके राजा को वास्तव में रॉयल ट्यूटर से नफरत है, जो आपको उसे मारने के लिए भेज रहा है। एक और आवाज सुनाई दी जब एक व्यक्ति छाया से बाहर निकलकर रॉयल ट्यूटर के पास खड़ा था। सिंदूर, वू शुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दक्ष भी अपने मुखौटे के पीछे भौहें सिकोड़ रहा था। सौभाग्य से उसका मुखौटा उसके चेहरे और उसके हाव भाव को छिपा रहा था। वमिलियन यहाँ है, इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि हम हमला करने जा रहे हैं। फीनिक्स संगठन के अन्य सदस्य भी यहाँ होने चाहिए, दक्ष ने सोचा।
उसका अनुमान सच साबित हुआ क्योंकि उसने नीचे से कदमों की आवाज सुनी। वू शुन को छोड़कर बाकी सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो फीनिक्स संगठन के 20 से अधिक सदस्य नीचे खड़े थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फीनिक्स संगठन यहाँ है, यह एक जाल था। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों में से एक ने फीनिक्स संगठन के सदस्यों को देखकर भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वू जुन ने अपनी नजर वर्मिलियन और रॉयल ट्यूटर पर रखी। फीनिक्स संगठन के अन्य सदस्यों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आपको हमारी योजना के बारे में कैसे पता चला? वू शुन ने गंभीर स्वर में पूछा। क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरा पिछला लबादा चुरा सकते हो और मैं तुम सबको नहीं ढूंढ पाऊंगा? क्या तुमने सचमुच सोचा था कि अगर तुम सिटी गार्ड की तलाशी से बचने में कामयाब हो गए तो भी तुम नहीं पकड़े जाओगे? शाही शिक्षक ने बिस्तर से उतरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वो तलाशी इस तथ्य को छिपाने की एक योजना थी कि आपने हमें ढूंढ लिया है। वू शुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, मुझे ड्रैगन स्क्वाड लीडर से कम इतनी उम्मीद तो करनी ही चाहिए थी। कम से कम तुम ये तो समझ पाए। हाँ, तलाशी सिर्फ समय की बर्बादी थी। तुमने मेरा कीमती रोब चुराया था। उसके अगले ही दिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था। तुम मेरे और मेरे लोगों की युद्ध आत्माओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जब चोर ने मेरे कपड़े चुराए थे तो उन पर छोड़ी गई खुशबू से तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था, रॉयल ट्यूटर ने हंसते हुए कहा। इसके बाद आप सभी पर जासूसी करना और भी आसान हो गया। मुझे पता है कि आप मेरी अंगूठी के लिए मुझे निशाना बना रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपको पकड़ने के बाद आपसे पूछताछ करने में बहुत समय लगाऊंगा, उन्होंने आगे कहा। हमें पकड़ने के बाद तुम ऐसा करोगे? जहां तक हमें पकड़ने की बात है तो यह एक दूर की कौड़ी है। दोस्तों, हम युद्ध में हैं। उन्हें दिखाओ कि ड्रैगन स्क्वाड क्या करने में सक्षम है। तुम नीचे की मंजिल संभालो, छोटा लड़का और मैं ऊपर की मंजिल संभाल लेंगे, वू शुन ने कहा और वो सीधे वर्मिलियन की ओर उड़ गया। दक्ष भी रॉयल ट्यूटर की दिशा में आगे भागा। अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसे वू शुन के सामने दिखावा करना था और अंगूठी ले लेनी थी। रूलर वॉर स्पिरिट वाले व्यक्ति ने फिर से अपनी वॉर स्पिरिट निकाली। रूलर एक बार फिर चमकने लगा, जिससे ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों और नीचे के लोगों के बीच की दूरी कम हो गई। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य तुरंत आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने ड्रैगन स्क्वाड के स्पिरिट योद्धाओं पर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे ही वू शुन वर्मिलियन के करीब पहुंचने वाला था, वर्मिलियन ने अपना हाथ धीरे से हिलाया, जिससे उसके और वू शुन के बीच आग की एक दीवार बन गई। बच्चे की योजना। वू शुन ने धीरे से ताली बजाते हुए दहाड़ लगाए। अचानक हवा का एक बड़ा झोंका आया जिसने भड़की हुई लपटों को उड़ा दिया। वू शुन अपनी मुट्ठी बांधते हुए आगे बढ़ता रहा। उसने वर्मिलियन के चेहरे की ओर मुक्का मारा। वू शुन की मुट्ठी के चारों ओर हवा की एक घनी शक्ति दिखाई दी। वर्मिलियन ने भी वैसा ही किया और मुक्का मारा। दोनों मुट्ठियां टकराईं, जिससे हवा और आग का विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि वर्मिलियन को 10 कदम पीछे हटना पड़ा, जबकि वू शुन केवल 1 कदम पीछे हटी। हाँ, तुम फीनिक्स संगठन के नए नेता हो, लेकिन डेमन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वह आसानी से मेरे हमले का मुकाबला कर सकता था। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम तो एक बच्चे हो, वू शुन ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते तो वापस चले जाओ, उसने आगे कहा। तुम में इतनी ताकत नहीं है। तुमने मेरी आधी ताकत भी नहीं देखी। सिंदूर की चमक उसके दोनों हाथों के इर्द गिर्द झाग बनने लगी, जिससे उसके हाथों के कब्डों में आग लग गई। उसकी मांसपेशियां दिखने लगी। वर्मिलियन वू शुन की ओर उड़ गया और उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसकी लपटें अधिक तीव्र थीं क्योंकि उसकी पीठ के पीछे एक वर्मिलियन पक्षी की छाया दिखाई दी। पहले से ही अपनी युद्ध भावना का उपयोग कर रहे हो? कितना अपरिपक्व छोटा बच्चा। डेमन ने कभी भी अपनी युद्ध भावना का उपयोग पहले नहीं किया। उसने हमेशा मुझे अपनी युद्ध भावना का उपयोग पहले करने के लिए मजबूर किया। तुम उसके सामने वास्तव में एक बच्चे हो। हाँ, फीनिक्स संगठन वास्तव में कमजोर हो गया है। क्या उन्हें उम्मीद थी कि फीनिक्स संगठन हमारे ड्रैगन स्क्वाड के साथ मुकाबला करेगा, जिसके शीर्ष पर इतना कमजोर नेता है? वू कसुन ने कहा, जबकि वह हवाओं के साथ नाच रहा था।
वमिलियन के सभी हमलों को चकमा दे रहा था। क्या तुम बच्चे हो? चकमा देना बंद करो, या फिर तुम बस चकमा देते रहो और समय बर्बाद करो जबकि तुम्हारी टीम मर रही है। वमिलियन ने दक्ष को जवाब दिया। मेरी टीम, मुझे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आपको चिंतित होना चाहिए, वू शुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, महल में चीख गूंज उठी। चीख ने वू शुन के चेहरे पर मुस्कान ला दी, जबकि वमिलियन के चेहरे पर शिकन ला दी। जो चीख निकली थी वो फीनिक्स संगठन के सदस्य की चीख थी। पहला आ गया है, आगे सुनने के लिए तैयार हो जाओ, वू शुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रभावित करने के लिए ये काफी है, तो आप गलत है। फीनिक्स खून से पैदा होता है और यह सब कुछ जला देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम तुम सबको जलाकर राख कर देंगे। वमिलियन ने दहाड़ते हुए अपने हमलों की गति बढ़ा दी। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हुनर देखना चाहता था, इसीलिए मैं चकमा दे रहा था। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम एक भी बार जमीन पर उतर सकते हो, लेकिन तुम बेकार हो। मुझे लगता है कि वमिलियन बर्ड स्पिरिट सिर्फ एक बेकार स्पिरिट है जिसे अनुपात से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। या तो ऐसा है या फिर इस युद्ध स्पिरिट का मास्टर बेकार है जो इसे ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानता, वू कसुन ने आह भरते हुए कहा। मुझे लगता है कि ये दोनों का ही मिश्रण है। युद्ध भावना और इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति दोनों ही बेकार है, उसने आगे कहा, जैसे ही उसने चकमा देना बंद किया और वमिलियन की मुट्ठी पकड़ ली। वमिलियन की मुट्ठी आग की लपटों में जल रही थी। लपटें इतनी भयंकर थीं कि वह जिस किसी चीज को छूती उसे जला देती, लेकिन वह वू शुन के हाथ को नहीं जला सकती थी क्योंकि वू शुन के हाथ हवा से बनी एक घनी सुरक्षात्मक परत से घिरे हुए थे। इसने उसके हाथों को सुरक्षित रखा, लेकिन ये गर्मी को वू शुन को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक पाए। सौभाग्य से वू शुन को बस थोड़े समय की जरूरत थी। वू शुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने वमिलियन को देखा। वमिलियन को पता था कि वह खतरे में है क्योंकि उसने वू शुन के पीछे एक अजीब छाया देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी देवदूत की परछाई हो जिसके सुंदर पंख हों। वू शुन ने लगभग देरी करना बंद कर दिया था। उसने वमिलियन को अपने करीब खींचा और अपने दूसरे हाथ से मुक्का मारा। वमिलियन ने अपना सिर नीचे किया, वू शुन की मुट्ठी को चकमा दिया, लेकिन तभी उसने अपने शरीर के ऊपर पंख की एक अविश्वसनीय ताकत महसूस की जिसने उसे जमीन पर दबा दिया। हमने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है और आप पहले से ही जमीन पर हैं। ये बहुत शर्म की बात है, वू शुन ने हंसते हुए कहा। उसने अपना हाथ उठाया और हाथ में पवन ब्लेड बनाते हुए वमिलियन के करीब चला गया। तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकते, तुम बहुत कमजोर हो, वू शुन ने कहा। तुम नहीं जीते हो, सिंदूर ने गंभीर स्वर में कहा। वमिलियन के पीछे वमिलियन युद्ध आत्मा की छाया तेज हो गई क्योंकि उसकी लपटें और भी अधिक तीव्र हो गई। वू शुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने एंजल ऑफ विंड वॉर स्पिरिट का इस्तेमाल किया और वापस कूद गया, लेकिन वह मुश्किल से ज्वाला के विस्फोट से बच पाया जो पतली हवा से वमिलियन के चारों ओर दिखाई दिया था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की खिड़कियां टूट गईं। सौभाग्य से वू शुन ने कुछ दूरी बना ली थी और अपने चारों ओर एक अवरोध बना लिया था, जिससे उसे इस हमले से खुद को बचाने में मदद मिली। वू शुन इस बात से निराश था कि इसमें इतना समय लग रहा था। वह जानता था कि दक्ष के पास खुद की रक्षा करने की क्षमता थी, लेकिन वह जितनी जल्दी हो सके उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंचना चाहता था। उन्हें जल्दी से वह अंगूठी लेकर वहां से चले जाना था, इससे पहले कि हंगामा और भी ज्यादा लोगों को आकर्षित कर ले। उसने दक्ष की तरफ देखा कि वहां चीजें कैसे चल रही हैं, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि दक्ष, वे दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। शाही शिक्षक की सांसें तेज लग रही थी, जबकि दक्ष थोड़ा शांत दिख रहा था। अपनी लड़ाई पर ध्यान दो, वमिलियन दहाड़ते हुए एक ज्वलंत पक्षी की तरह वू शुन की ओर उड़ चला। वमिलियन के कपड़ों का ऊपरी आधा हिस्सा पहले से ही जल चुका था, जिससे उसकी नंगी छाती और सुगठित मांसपेशियां दिखाई दे रही थी। तारानकन 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 तारानकन। वू शुन के वमिलियन पर हमला करने के तुरंत बाद दक्ष ने रॉयल ट्यूटर पर हमला कर दिया था।
उसने सोचा कि वू शुन जल्द ही उसे वापस देने के लिए आएगा, इसलिए वो गंभीरता से हमला करने के बजाय रॉयल ट्यूटर को केवल देरी कर रहा था। वो शायद ही कभी हमला करता था और ज्यादातर हमलों को चकमा देता था, जिससे शाही शिक्षक थक जाता था और क्रोधित हो जाता था। तुम एक अच्छे छोटे चूहे हो, है ना? क्या वर्मिलियन स्क्वाड ने तुम्हें केवल कायरो की तरह भागना सिखाया है? रॉयल ट्यूटर ने दक्ष का मजाक उड़ाया और वह हंसने लगा। दक्ष भी हंसने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो? शाही शिक्षक ने दक्ष से पूछा, क्योंकि उसने हंसना बंद कर दिया था और उसकी भौहें तन गई थी। मैं बस यही सोच रहा था कि कोई व्यक्ति कितनी बेशर्मी से अपने आप पर इतना गर्व कर सकता है, अगर वो एक छोटा सा चूहा भी नहीं पकड़ सकता। इस विचार ने मुझे थोड़ा हंसाया, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम छोटे कमीने, तुम्हारा मुंह तो सचमुच बहुत बड़ा है ना? शाही शिक्षक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। लेकिन तुम्हारा मुंह बड़ा लग रहा है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर भी तुम इतना बोल रहे हो। तुम आराम से बैठकर क्यों नहीं मर जाते? तुम पहले से ही इसके लिए काफी बूढ़े हो चुके हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया। तुम कमीने, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की? शाही शिक्षक क्रोधित हो गया और उसने दक्ष की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और हमला करने में आगे निकल गया। आओ बूढ़े बैल, दक्ष ने हंसते हुए देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी ओर दौड़ रहा है। जैसे ही रॉयल ट्यूटर दक्ष के सामने पहुंचा, दक्ष गायब हो गया और रॉयल ट्यूटर की पीठ के पीछे दिखाई दिया। दक्ष सीढ़ियों के सामने खड़ा था। रॉयल ट्यूटर को एहसास हुआ कि अगर वो दक्ष के गायब होने के बाद नहीं रुका तो वह गिर जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वह रुक पाता, उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर एक लात लगी, जिसने उसे और भी आगे धकेल दिया। शाही ट्यूटर गिर गया और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। हाँ, लगता है मैंने उस बच्चे को कम आंका था। वो बहुत चालाक हो सकता है। उसने तुम्हारे शाही शिक्षक को इतना परेशान कर दिया कि वह अपना दिमाग खो बैठा। वो शून्य ने हंसते हुए फिर से दक्ष की ओर देखा। तुम फिर से वहां देख रहे हो? अपनी लड़ाई पर ध्यान दो। वो शून्य, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। मैंने अभी तक अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। वर्मिलियन ने वू शून पर फिर से हमला करते हुए कहा। तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर वह होता तो वह अपनी युद्ध भावना के अलावा कुछ भी नहीं छुपाता। तुम तो बस एक बच्चे हो जो अभी भी अपरिपक्व हो। वू शून ने वर्मिलियन का फिर से मजाक उड़ाया। मेरी तुलना उससे करना बंद करो। मैं यहाँ तुम्हारा दुश्मन हूँ, वह नहीं, वर्मिलियन ने कहा और उसने वू शून पर फिर से हमला किया। वू शून ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ वर्मिलियन को देखा। उसे वर्मिलियन के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय वो कुछ हद तक खुश था कि वह सफल हो रहा था। अपने कई वर्षों के युद्ध अनुभव में उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी थी, वो ये कि एक योद्धा सबसे कमजोर तब होता है जब वो क्रोधित होता है। इसलिए वो हमेशा विरोधियों का सामना करते समय अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करता था। इसी तरह वो दुश्मनों को क्रोधित करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश करता था। वो सफल हो रहा था, जिससे वह खुश था, क्योंकि एक शांत दुश्मन उसके दिमाग में सबसे बड़ा दुश्मन था। ठीक उसी तरह जैसे दक्ष शांत था और उसने रॉयल ट्यूटर के गुस्से का इस्तेमाल किया। अगर रॉयल ट्यूटर ने गुस्से में अपना सिर नहीं खोया होता तो उसे जमीन का स्वाद नहीं चखना पड़ता। तारानकन 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 तारानकन। जब वू शून और वर्मिलियन ऊपर की मंजिल पर लड़ाई कर रहे थे, तब ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य और फीनिक्स संगठन के सदस्य नीचे की मंजिल पर अपनी लड़ाई कर रहे थे। उनकी लड़ाई ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, यहाँ तक कि कुछ दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, खंभे भी टूट गए थे। 2 फीनिक्स संगठन सदस्य और एक ड्रैगन स्क्वाड सदस्य पहले ही मर चुके थे। फिर भी फीनिक्स संगठन संख्या के मामले में लाभ की स्थिति में दिख रहा था। तभी उन सब ने रॉयल ट्यूटर को सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आते देखा। फीनिक्स संगठन के कुछ सदस्य रॉयल ट्यूटर की मदद करने के लिए लड़ाई छोड़कर चले गए, चूंकि उनकी संख्या पहले से ही ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों से ज्यादा थी। इसलिए उनमें से एक के चले जाने से लड़ाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य अभी भी व्यस्त थे, मारने के लिए लड़ रहे थे। रॉयल ट्यूटर, क्या आप ठीक हैं? फीनिक्स संगठन के सदस्य ने रॉयल ट्यूटर की मदद करते हुए पूछा।
दूर रहो, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, शाही शिक्षक ने उस आदमी को दूर धकेलते हुए गरजते हुए कहा। सीढ़ियों से नीचे गिरना उसके लिए पहले से ही शर्मनाक था और एक तुच्छ आत्मा योद्धा की मदद लेना उसे खुद पर शर्मिंदा कर रहा था। वो मदद करने आए आत्मा योद्धा पर भड़कने से खुद को रोक नहीं सका। आह बूढ़े आदमी, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं मदद के लिए आऊं? दक्ष ने ऊपर से पूछा। तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, शाही ट्यूटर ने कहा और फिर से ऊपर जाने लगा। वो ऊपर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि दक्ष अब वहां नहीं था। दक्ष अब नीचे था और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जब वो कुछ करने वाला था तो उसने किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। उसने पीछे देखा और पाया कि वर्मिलियन अब वहां नहीं था, केवल वू शुन वहां खड़ा था। वू शुन ऊपर की ओर देख रहा था। ओह बेटा, ये बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला है, वू शुन ने कहा। शाही शिक्षक ने भी ऊपर की ओर देखा और पाया कि छत गायब हो गई थी और आसमान में आग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग का एक पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा हो और घृणा से नीचे देख रहा हो। दोस्तों, अभी इस महल से निकल जाओ। छोटे बच्चे, अंगूठी ले लो और खेलना बंद करो। हमारा समय समाप्त हो गया है, हमें यहाँ से जाना होगा, वू शुन ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया, क्योंकि उसने आग की लपटों वाले पक्षी को बिजली की तरह नीचे आते देखा था। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों ने आदेश सुने और बाहर निकलने की ओर चल पड़े। फीनिक्स संगठन के सदस्यों ने उनका पीछा किया। दक्ष और शाही शिक्षक वहीं रुक गए, लेकिन उन्हें भी अचानक गर्मी बढ़ती महसूस हुई। वो मूर्ख, वह क्या कर रहा है? क्या वो मेरे महल को नष्ट करना चाहता है? शाही शिक्षक ने उस विशालकाय जलते हुए पक्षी को देखते हुए दहाड़ लगाई जो नीचे आ रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर एक छाया बनने लगी। वो वर्मिलियन को अपने महल को नष्ट करने से रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि उसकी युद्ध आत्मा पूरी तरह से भौतिक हो पाती, उसने एक मुंह से खून बाहर निकाल दिया। उसने नीचे देखा और देखा कि उसकी छाती से एक तलवार निकल रही है। उसके दिल पर सीधा वार किया गया था। वर्मिलियन की वजह से उसका ध्यान भटक गया था, लेकिन वह अपने आसपास के माहौल से इतना भी अवगत नहीं था कि खुद को बचा सके। जब तक उसे एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दक्ष ने उसके पीछे से आकर उसके दिल पर वार कर दिया था। शाही शिक्षक अपने घुटनों पर गिर गया। तुम एक भयानक मौत मरोगे, शाही शिक्षक ने कमजोर आवाज में कहा। जब उसका शरीर जमीन पर सपाट होकर गिर गया, उसके पीछे जो छाया बन रही थी। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थी वह गायब हो गई, इससे पहले कि दक्ष को इस बात का अंदाजा भी हो कि उसकी युद्ध आत्मा क्या थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शाही शिक्षक की उंगलियों से अंगूठी ले ली। मुझे अंगूठी मिल गई, उसने पुकारा। अच्छा, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, बेवकूफ, वो इस महल को जलाकर राख कर देगा, वो शुन ने दक्ष से नाराज स्वर में कहा। तुम्हारे बारे में क्या? दक्ष ने पूछा। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा और मजा करने जा रहा हूँ। ऐसा हर रोज नहीं होता कि मुझे ऐसे विरोधियों का सामना करना पड़े जो अपना सब कुछ दे देते हैं, वू शुन ने कहा, जब सफेद पंखों वाला देवदूत छाया फिर से उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ। ये पागल आदमी है, मौत को दावत देने में क्या मजा है? मैं यहाँ से जितना दूर रह सकता हूँ रहूंगा, दक्ष ने सोचा और वह भागने लगा। वो मुश्किल से महल से बाहर निकल पाया था कि तभी एक जलता हुआ पक्षी महल पर उतर आया। लपटों के अंदर सिंदूरी युद्ध हो रहा था जो जलते हुए पक्षी का रूप ले रहा था। विस्फोट के कारण आग का एक बड़ा बादल उठा और आसमान में धूल का गुबार उठ गया। भले ही दक्ष महल से बाहर निकल गया था, लेकिन वह खुद को विस्फोट से नहीं बचा सका। वह आग की लपटों में फंस गया। सौभाग्य से वह ठीक उसी क्षण टेलीपोर्ट हो गया जब उसने महसूस किया कि आग ने उसे छुआ है। हालांकि वो 50 मीटर दूर दिखाई दे रहा था, लेकिन वह टक्कर से सुरक्षित नहीं था क्योंकि वह दूर जा गिरा। सौभाग्य से वह घायल नहीं हुआ क्योंकि वो जमीन पर गिर गया। वो खड़ा हुआ और महल की ओर देखने लगा। वो सिर्फ आग ही देख पा रहा था। वर्मिलियन या वू शुन का कोई निशान नहीं था।
जहां तक ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों की बात है, दक्ष ने उन्हें अपने पीछे पाया, लेकिन उसने कुछ और भी देखा। उसने जो देखा उससे वह भौंचक्का रह गया। वो सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ। शुरुआती योजना सरल थी। ये रॉयल ट्यूटर के महल के अंदर घुसना, उसे मारना, अंगूठी लेना और कुछ सुराग छोड़कर वापस जाना था कि यह ड्रैगन स्क्वाड का काम था। लेकिन जो हुआ वह बहुत ज्यादा था। बिना पकड़े गए अंदर घुसने के बजाय वे रॉयल ट्यूटर के पूरे महल को सफलतापूर्वक उड़ाने में कामयाब हो गए थे। पूरे शहर और सभी गार्डों को देखने के लिए उनके सिर पर एक बड़ा लाल निशान बना दिया था। उन्होंने ड्रैगन स्क्वाड लीडर को भी खो दिया और अब उनके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दक्ष ने फीनिक्स संगठन के सदस्यों के पीछे 100 से अधिक शहर के गार्डों को देखा जो ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों का सामना कर रहे थे। क्या आप आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं या मरने जा रहे हैं? फीनिक्स संगठन के सदस्यों में से एक ने ड्रैगन स्क्वाड से पूछा। मुझे लगता है कि यह योजना विफल रही। मुझे खुद को छोड़ देना चाहिए। उन सभी को पीछे छोड़ देना चाहिए। दक्ष ने निराशा में सोचा और आह भरी। वह अपनी विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करके खुद को छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि वह ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को नहीं पा सकता। वो केवल इतना कर सकता था कि ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों के बिना योजना के अगले भाग को जारी रखे, जिन्हें यहाँ गिरफ्तार किया जाना था। दक्ष अभी टेलीपोर्ट का उपयोग करके जाने ही वाला था कि उसने एक आवाज सुनी। खैर, यह मजेदार था, लेकिन इससे थोड़ा दुख भी हुआ। दक्ष ने आवाज सुनी और पीछे देखा। उसने आवाज पहचान ली। उसने मलबा हिलते हुए और एक आदमी को बाहर उड़ते हुए देखा। वह आदमी दक्ष के पीछे उतरा। अंगूठी पाने का अच्छा प्रयास किया। गुप्त रहने का प्रयास बुरा रहा। खैर, जब हम पहले ही उजागर हो चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कम से कम हमें वह तो मिल गया जिसके लिए हम यहाँ आए थे। अब यहाँ से जाने का समय है। वू शुन ने जोर से हंसते हुए कहा। व्हाइट विंड एंजल वॉर स्पिरिट शैडो फिर से उसके पीछे दिखाई दिया। भयंकर हवा चारों ओर से घेरे में बहने लगी, जिससे एक बवंडर जैसी दीवार बन गई जिसने ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को ढक लिया और उन्हें लोगों की नजरों से छिपा दिया। खैर, आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। घर जाने का समय हो गया है। एक दूसरे का हाथ थाम लो, वू शुन ने घोषणा की। ड्रैगन स्क्वाड का एक सदस्य आगे आया और दक्ष का दाहिना हाथ पकड़ लिया। एक और ड्रैगन स्क्वाड सदस्य आगे आया और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वू शुन ने दक्ष का बायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से ड्रैगन स्क्वाड के दूसरे सदस्य का हाथ पकड़ लिया। जल्द ही वू शुन के बीच में एक मानव श्रृंखला बन गई। उसके बाईं ओर 9 लोग थे और दाईं ओर भी 9 लोग थे। जब वे यहाँ आए थे तब उनकी संख्या 20 थी, लेकिन उनमें से एक इस मिशन में पहले ही मर चुका था। हाथों को कसकर पकड़ो। अगर तुमने अपनी पकड़ खो दी तो तुम नीचे गिर जाओगे और मैं तुम्हें वापस लाने नहीं आऊंगा, वू शुन ने घोषणा की। हवा की दीवार को नष्ट कर दिया। फीनिक्स संगठन ने घोषणा की, क्योंकि वे सभी हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी उन्होंने बवंडर से कुछ निकलता हुआ देखा। वे वू जुन को उड़ते हुए देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वह ड्रैगन स्क्वाड के अन्य 18 सदस्यों को ले जा रहा था। उन पर हमला करो, उन्हें भागने मत दो, किसी ने चिल्लाकर आदेश दिया। सभी ने वू शुन की दिशा में हमला करना शुरू कर दिया। शासक, अपना जादू दिखाओ, वू शुन ने हंसते हुए कहा। एक शासक युद्ध आत्मा उस आदमी के पीछे प्रकट हुई जिसे वू शुन ने शासक कहा था। युद्ध आत्मा ने आसपास के स्थान की धारणा को बदल दिया, जिससे हमलावर और उनके बीच की दूरी वास्तविकता से कहीं ज्यादा हो गई। हमले जितनी ज्यादा दूरी तय करते, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खोते और कमजोर होते जाते। फिन, एक अवरोध बनाओ और कमजोर हमले का ख्याल रखो। हम जल्द ही शहर की सीमा से बाहर होंगे, वू शुन ने घोषणा की। फिन नामक व्यक्ति के पास एक सुरक्षा प्रकार का वॉर स्पिरिट था, जिसने उनके और हमलों के बीच एक पारदर्शी अवरोध बनाया। जो हमले पहले से ही कमजोर थे, वे ढाल को तोड़ने में सक्षम नहीं थे, भले ही हमलों की संख्या बहुत अधिक थी। फीनिक्स संगठन के अधिकांश सदस्यों ने अपने उड़ने वाले जानवरों पर सवार होकर ड्रैगन स्क्वाड का पीछा करना शुरू कर दिया। केवल कुछ लोग ही बचे थे जो घायल लग रहे थे।
मुझे उम्मीद है कि वे उन्हें पकड़ लेंगे। फीनिक्स संगठन के सदस्यों में से एक, जो पीछे रह गया था, ने अचानक मलबे से खांसी की आवाज सुनी, जिससे वो बुदबुदाया। वह आगे बढ़ा और मलबे को एक तरफ हटाया, जिससे वर्मिलियन का पता चला, जो अभी भी जीवित लग रहा था। वर्मिलियन को केवल हल्की चोट लगी थी। ड्रैगन स्क्वाड के कमीने कहाँ हैं? वर्मिलियन ने पूछा जब उसे मलबे से बाहर निकाला गया। वे भाग गए। हमारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। हाँ, वे भाग गए। मैं देखूंगा कि वे कितनी दूर भाग सकते हैं, वर्मिलियन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसके चारों ओर की हवा गर्म होने लगी क्योंकि उसके पीछे वर्मिलियन युद्ध आत्मा छाया बनने लगी थी। जैसे ही उसके आसपास की हवा गर्म होने लगी, वर्मिलियन के पीछे एक वर्मिलियन छाया आकार लेने लगी। जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की थी वह स्वयं को गर्मी से बचाने के लिए पीछे हट गया। मैं उन्हें स्वयं पकड़ लूंगा, वर्मिलियन ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने ज्वलंत पंख बनाने शुरू किए। लेकिन इससे पहले कि पंख सफलतापूर्वक बन पाते, उसने अपने घुटनों पर गिरते हुए मुंह से खून निकाला। मास्टर वर्मिलियन, फीनिक्स संगठन का सदस्य, दौड़कर उसके पास गया और उसे फिर से खड़ा होने में मदद की। क्या आप घायल हैं? उन्होंने पूछा। ऐसा ही लगता है, मैं अभी अपनी युद्ध भावना का उपयोग नहीं कर सकता, वर्मिलियन ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। वह जानता था कि वह उनका पीछा नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। क्या उनका नेता भागते समय उनके साथ था, या मेरे हमलों में उसकी मृत्यु हो गई थी? वर्मिलियन ने पूछा। वो हमले के बाद ठीक हो गया। वह वही है जो बाकी लोगों को ले गया, आदमी ने जवाब दिया। वह ठीक नहीं होगा। शायद वह भी घायल हो, लेकिन वह इसे छिपा रहा है। फिर भी एक घायल शेर भी मार सकता है। हमारे आदमियों के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा, वर्मिलियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके आदमियों को ड्रैगन स्क्वाड तक पहुंचने में वास्तव में कठिनाई हो रही थी। वू शुन की उड़ान की गति लगभग उनके उड़ने वाले घोड़ों की गति जितनी ही थी। उन्हें अपने और वू शुन के बीच की दूरी कम करने में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वे अपने हमलों के जरिए वू शुन और उसके आदमियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वू शुन की रक्षा भी काफी अच्छी थी। वू शुन अपने आदमियों की युद्ध आत्माओं का पूरा इस्तेमाल करके खुद को बचा रहा था। जल्द ही वू शुन शहर की सीमा पार करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी गति धीमी होती दिख रही थी। अपने घोड़ों को बुलाओ, मैं अब और नहीं रुक सकता। अब उन्हें छोड़कर जाने का समय आ गया है, वू शुन ने अपने आदमियों से कहा। सभी ने अपने डार्क स्पिरिट घोड़ों के नाम पुकारे, जिन्हें उन्होंने पास के जंगल में छोड़ दिया था जब वे उसके ऊपर से उड़ रहे थे। 10 डार्क स्पिरिट घोड़े जंगल से बाहर आए और ऊपर की ओर उड़े। ड्रैगन स्क्वाड के सभी सदस्य एक दूसरे का हाथ छोड़कर अपने पंख वाले घोड़ों के ऊपर से नीचे कूद पड़े। वू शुन भी दक्ष के साथ अपने डार्क स्पिरिट घोड़े पर सवार होकर उतरा। फीनिक्स संगठन के सदस्यों को अब एक और समस्या का सामना करना पड़ा। पहले तो वे सोच रहे थे कि वू शुन की ताकत खत्म हो जाएगी और वे उसे पकड़ लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके आत्मा घोड़े पास में ही छिपे हुए थे। डार्क स्पिरिट हॉर्स के आने के बाद भाग रहे दुश्मन को पकड़ना और भी मुश्किल हो गया। यही समस्या थी क्योंकि सभी घोड़ों की गति लगभग एक जैसी थी, और इसके अलावा डार्क स्पिरिट हॉर्स थोड़े ही तेज थे, इसलिए भागने के मामले में वे सबसे अच्छे घोड़े थे। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उनके हमले काम नहीं कर रहे थे और दोनों पक्षों के बीच की दूरी समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। आमने सामने की लड़ाई में ड्रैगन स्क्वाड का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन भागने और पीछा करने में वे उतने अच्छे नहीं रहे। अब उनका पीछा छोड़ने का समय आ गया है। छोटे दोस्त, तुम आगे बढ़ो, मैं अभी वापस आता हूँ, वू शुन ने कहा और उसने डार्क स्पिरिट हॉर्स से छलांग लगा दी, जिससे दक्ष उस पर अकेला रह गया। वू शुन फीनिक्स संगठन के सदस्यों की दिशा में वापस उड़ गया। सावधान, वो यहाँ आ रहा है, फीनिक्स संगठन के सदस्यों ने अपने जानवरों को रोकते हुए कहा। हालांकि वू शुन उनके करीब नहीं आया, वह हवा में ही रुक गया और उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। उसके पीछे सफेद पंखों वाले देवदूत की छाया दिखाई देने लगी। छाया अब उसके आकार से दुगुनी हो गई थी।
वू शुन के इर्द गिर्द एक बवंडर बनने लगा जो फैलता ही चला गया। ये बड़ा होता गया और जल्द ही कई छोटे छोटे बवंडरों में बंट गया। पूरी तरह से घने पंखों से बने तीव्र बवंडर उन लोगों की ओर बढ़ने लगे जो ड्रैगन स्क्वाड का पीछा कर रहे थे। इन छोटे आदमियों के साथ मजे करो, मैं भाग रहा हूँ, वू शुन ने कहा और वह उन डार्क स्पिरिट घोड़ों की दिशा में उड़ने लगा जो कुछ दूरी पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसने दक्ष के सामने अपना स्थान ले लिया और वो फिर से आगे की ओर उड़ने लगा। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है या नहीं। चिंता मत करो, मेरे हमले से निपटने में उन्हें बहुत समय लगेगा। मुझे इसके लिए अपनी थोड़ी बहुत ताकत लगानी पड़ी। वे इतने कम समय में इससे नहीं निपट सकते जब तक कि वर्मिलियन उनकी मदद के लिए ना आ जाए। जब तक वे इससे निपटेंगे तब तक हम उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुके होंगे, वू शुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। खैर, मुझे अंगूठी दे दो, मुझे देखने दो कि इसमें क्या खास बात है, वू शुन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने रॉयल ट्यूटर की अंगूठी वू शुन को दे दी। वू शुन ने ध्यान से समय देखना शुरू किया। मुझे इसमें कुछ भी खास नहीं दिखता, ये बस थोड़ा सा सुंदर है, लेकिन ये कोई शक्तिशाली कलाकृति नहीं लगती, वू शुन ने असमंजस में कहा। मुझे नहीं लगता कि हम इसकी विशेषता देख सकते हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार जिस व्यक्ति से यह अंगूठी बंधी है केवल वही इसकी विशेषता देख सकता है और केवल वही व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। ये राजा से बंधी थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह इसे अपने पास रखेगा, लेकिन राजा ने किसी कारण से अंगूठी शाही शिक्षक को दे दी, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया। अब मुख्य प्रश्न ये है कि राजा ने इतनी शक्तिशाली कलाकृति शाही शिक्षक को क्यों दी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह जानता था कि अंगूठी उससे बंधी हुई है और शाही शिक्षक इसका उपयोग नहीं कर सकता। जहां तक अंगूठी की बात है तो उसने इसे शाही शिक्षक को दिया, शायद इसे सुरक्षित रखने के लिए, दक्ष ने कहा और आगे बढ़ते हुए एक कहानी गढ़ी। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन इसमें दम है, वू शुन ने अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, दक्ष ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब चीजें जटिल होने जा रही हैं, वू शुन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। क्यों? दक्ष ने असमंजस में पूछा। वू शुन ने कहा, मैं बिना कोई सबूत छोड़े चुपके से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अब हर कोई जानता है कि हमने अक्ष साम्राज्य में प्रवेश किया और उनके शाही शिक्षक की हत्या कर दी। हर कोई जानता है कि यह ड्रैगन स्क्वाड था जिसने ये किया था। तुम्हें क्या लगता है कि अक्षा साम्राज्य अब क्या करेगा? उसने दक्ष से पूछा। वो युद्ध की घोषणा करेगा और अंगूठी वापस लेने की कोशिश करेगा, दक्ष ने जवाब दिया। वो अंदर से मुस्कुरा रहा था क्योंकि भले ही वे अंदर घुसने में कामयाब हो गए हो, लेकिन ऐसा होने वाला था। आखिरकार वो यही चाहता था। हाँ, अगर उन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया उन्हें कायर कहेगी। अपनी जो भी प्रतिष्ठा बची है उसे बचाने के लिए वे युद्ध की घोषणा कर देंगे। युद्ध अब बहुत करीब है, कम से कम वे अब इस खतरनाक कलाकृति का उपयोग नहीं कर सकते। उनके बिना इसका उपयोग किए हम आसानी से युद्ध जीत सकते हैं, वू शुन ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हालांकि युद्ध में हमारे कई निर्दोष योद्धाओं की जान चली जाएगी। क्या आप उनके जीवन के बारे में चिंतित हैं? दक्ष ने वू शुन से पूछा। उसने नहीं सोचा था कि वू शुन जैसा व्यक्ति जिसने इतने सारे युद्ध देखे हैं, वो उन सभी परिस्थितियों के बाद जीवन के बारे में चिंतित होगा। क्यों? क्या मैं जीवन के बारे में चिंतित नहीं हो सकता? मेरा अपना बेटा युद्ध में भाग लेगा। न केवल मेरे बेटे का जीवन बल्कि मेरे सभी लोगों का जीवन मेरे लिए कीमती है। अगर एक भी जीवन खो जाता है तो ये पहले से ही बहुत ज्यादा है, वू शुन ने आह भरते हुए कहा। सच है, आपके आदमियों की जान आपके लिए कीमती होनी चाहिए। क्या आपको युद्ध से नफरत है? दक्ष ने पूछा। वू शुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे युद्ध पसंद है, बस मुझे लोगों को खोना पसंद नहीं है। वैसे भी जब हम वापस जाएंगे तो आपको इस मिशन में आपके प्रदर्शन के लिए एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। मुझे यकीन है कि आपको पुरस्कार पसंद आएंगे। जहां तक आने वाले युद्ध की बात है, मुझे यकीन है कि हम उससे भी निपट लेंगे, उन्होंने आगे कहा। हाँ,
दक्ष ने बोलना बंद करते हुए कहा, तो तुमने ये सब सिर्फ 2 राज्यों के बीच युद्ध करवाने के लिए किया? क्या अक्षा साम्राज्य द्वारा सुनाई साम्राज्य पर हमला करने की तैयारी की अफवाह फैलाना उनके लिए युद्ध छेड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? जून ने दक्ष से पूछा। नहीं, मैं चाहता था कि अक्षा साम्राज्य युद्ध की घोषणा करे। अब वे यही करेंगे। यह मेरी योजना के पहले भाग की सफलता को दर्शाता है। अब दूसरे भाग में बैकअप विकल्प की तलाश होगी, कुछ ऐसा जिसे मैं बाद में वापस ले सकता हूं अगर चीजें खराब होती हैं। दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए जुन से कहा। तुम आगे क्या करोगे? जुन ने दक्ष से पूछा। बेशक मैं युद्ध में लड़ूंगा। इतना ही नहीं, मैं युद्ध को फिर से अक्ष साम्राज्य के शाही शहर में ले जाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। युद्ध को उनके पास ले जाना? अगर ऐसा हुआ तो सुनाई साम्राज्य की जीत सुनिश्चित है। फिर क्या तुम सुनाई राजा से अक्ष साम्राज्य का ताज मांगोगे? जून ने दक्ष से पूछा। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं युद्ध में शामिल होने से पहले सुनाई राजा से कहूंगा कि वह मुझे अक्ष साम्राज्य का राजा बना दे, ताकि मुझे उससे दोबारा पूछने की जरूरत न पड़े। लेकिन राजा बनना वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह है परिणाम। मैं इसे इस तरह से करना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई खतरा न रहे। वे मर जाएंगे, दक्ष ने कहा। दोनों राजा मर जाएंगे। ड्रैगन स्क्वाड के नेता और फीनिक्स संगठन के नेता मेरे सामने झुकेंगे। अक्ष राज्य के नागरिकों के दिल में मेरे लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं होगा। मी लियाई उस राज्य में शाश्वत शांति का आनंद लेगी जिसे मैं उसके लिए छोड़ दूंगा, उसने जून से कहा। हाँ, मुझे ये देखने में बहुत दिलचस्पी है कि आप ऐसा कैसे कर पाते हैं। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यह अविश्वसनीय होगा, जुन ने हंसते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन। जबकि दक्ष दूर एक सीलबंद ग्रह पर परीक्षण से गुजर रहा था, घर वापस ग्रह पर उसका असली शरीर अभी भी उस तहखाने के अंदर एक छोटे से पानी के तालाब के पास एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। पूरी जगह एकदम खाली लग रही थी। उस जगह के अंदर का सन्नाटा और खालीपन कुछ डरावना था। तारानकन 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 तारानकन। उसी दुनिया के एक अलग कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें एक छोटा सा लड़का बैठा था। वह लड़का 5-6 साल का लग रहा था। लड़के के बाल काले थे और आंखें खूबसूरत नीली थी। वो वही लड़का था जिसे भूत मंदिर। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। विशेष क्षेत्र के अंदर प्राचीन कब्र से मुक्त किया गया था। लड़के ने रेनबो फीनिक्स मूर्ति को छुआ था जो प्राचीन असंख्य जानवर की मूर्ति के ठीक बगल में रखी गई थी। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मूर्ति टूट गई, लेकिन इससे पहले कि वो उस स्थान से बहुत दूर चला जाता। लड़का एक सुनसान जगह पर पहुंच गया था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। लड़के को अंधकार में अनंत काल बिताने के अलावा किसी और चीज की याद नहीं थी, इसलिए उसे प्रकाश में रहना काफी पसंद था। वह भगवान जानवर काले कछुआ कबीले के उत्तराधिकारी और युवा मास्टर से मिला, जो कबीले के सदस्यों से भागकर वहां पहुंचे थे, जो उसे भगवान जानवर क्षेत्र में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। जब काले कछुए कबीले का युवा मास्टर उत्तर न मिलने के कारण गुस्से में उस युवा लड़के पर हमला करने वाला था, तो उसे रुकना पड़ा और भागना पड़ा, क्योंकि उसने अपने कबीले के सदस्यों को वहां देखा था, जिससे युवा लड़का मुक्त हो गया। युवा लड़के ने रेगिस्तान में कुछ दिन और बिताए। उसके बाद उसे एक बूढ़ी महिला ने ढूंढ निकाला। बुढ़िया ने एक छोटे लड़के को गर्मी के दिन रेगिस्तान में खड़े देखा। उसने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन ऐसा लगा कि लड़के को किसी परिवार के बारे में पता नहीं था। बुढ़िया ने सोचा कि लड़का अनाथ है जिसे या तो छोड़ दिया गया है या वो अपना रास्ता भूल गया है। उसने उस भटकते हुए लड़के को अपने गांव वापस लाने का निर्णय लिया। उसने उस छोटे लड़के का नाम भी रखा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस लड़के का अपना कोई नाम नहीं था। उसने उस छोटे लड़के का नाम रखा जूलियाग। इस तरह वह युवा लड़का एक छोटे से गांव में पहुंच गया। किसी को भी नहीं पता था कि यह छोटा लड़का कौन था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वह एक अनाथ था जिसे एक बूढ़ी औरत ने रेगिस्तान में पाया था और उसे अपने छोटे से घर में ले आई थी।
उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के को वे बच्चा समझ रहे थे वो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। लड़का ज्यादा बात नहीं करता था, वो सिर्फ सुनता था और अलग अलग चीजों को ऐसे देखता था जैसे कि वो उन्हें पहली बार देख रहा हो। उसके चेहरे पर हमेशा उत्साह रहता था जो उसके आसपास के सभी लोगों को खुश कर देता था। गांव वालों ने एक और बात नोटिस की थी। जब से इस लड़के को गांव में लाया गया था, गांव में चारों तरफ खुशनुमा मौसम हो गया था। गांव में भारी बारिश होती थी जिससे सभी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती थी। बारिश की वजह से खेती भी प्रभावित होती थी, लेकिन जब से लड़के को यहाँ लाया गया है तब से ऐसी बारिश फिर कभी नहीं हुई। आसमान हमेशा धूप वाला रहता था। उस छोटे लड़के का नाम जूलियाक था जो यहाँ अच्छा समय बिता रहा था। उसे यहाँ लाने वाली बूढ़ी महिला ने उसे कई चीजें सिखाई। उसे लिखना और पढ़ना सिखाया गया। उसे और अधिक बोलने के लिए भी कहा गया क्योंकि वह पहले से ही बोलना जानता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये अच्छी चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। तारानकन 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 डार्क सोल संप्रदाय में आखिरकार सब कुछ शांतिपूर्ण था। किसी भी प्रमुख धर्मी या दुष्ट संप्रदाय को ये पता नहीं चला था कि संप्रदाय के इतने सारे सदस्यों को मारने वाला व्यक्ति डार्क सोल संप्रदाय का हिस्सा था। 1 महीने की खोज के बाद भी संप्रदायों को दक्ष और उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया। वे उस जगह को खोजने में सफल रहे जहां एल्डर्स दक्ष को पकड़ने गए थे, शुई साम्राज्य, जो दक्ष का गृह राज्य था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें हर जगह खंडहर ही खंडहर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शुई साम्राज्य के शाही शहर को बेरहमी से नष्ट कर दिया हो। कोई नहीं जानता था कि यहाँ क्या हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि रॉयल सिटी को किसने नष्ट किया, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उन्होंने एक विशालकाय सांप जैसा प्राणी राज्य के ऊपर उड़ते हुए देखा था। राज्य के सभी बड़े कुलों को शाही शहर में रखा गया था। जब वे सभी नष्ट हो गए तो राज्य ने अपने सभी शक्तिशाली योद्धाओं को खो दिया। तीसरे दर्जे के राज्य से यह एक अनरैंक्ड राज्य में गिर गया। शाही परिवार भी खत्म हो गया। शाही परिवार से सिर्फ 2 लोग ही बचे। उनमें से एक यू कबीले का सबसे बड़ा राजकुमार था, जिसे दूसरे दर्जे के राज्य में एक प्रमुख संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुना गया था। दूसरा व्यक्ति नताशा था। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। यू नताशा शुई साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी। उसे भी अपने भाई के समान ही दक्ष के कबीले से लॉन्ग जू यन के साथ उसी संप्रदाय में चुना गया था। दक्ष ने आयशा को अपने साथ ले लिया क्योंकि वह उसके कबीले का हिस्सा थी और वह जानता था कि दुश्मन उसे न पाकर उसके कबीले से सभी को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वह नताशा को अपने साथ नहीं ले गया, जिसके साथ उसका दोस्ताना रिश्ता था। नताशा ने ड्रैगन सिटी की तबाही देखी थी। जिस दिन उसे पता चला कि उसका परिवार और उसका शहर नष्ट हो गया है, उस दिन वो बहुत रोई थी। जिस दिन उसने ये देखा, उसने उस व्यक्ति को खोजने और उसे मार डालने की शपथ ली जिसने ये किया था। वो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और घृणा से भर गई जिसने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसका घर और उसका शहर खंडहर में तब्दील हो गया। उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए, जिनमें उसका भाई भी शामिल था, जो दूसरा राजकुमार था। कुछ दिनों बाद वह गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई। सबसे बड़ा राजकुमार इस अनरैंक्ड राज्य का नया राजा बन गया और उसने राज्य को पुनः पटरी पर लाने तथा अपनी बहन, जो गायब हो गई थी, की खोज करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। ये सब एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि एक ही दिन में तीसरे स्थान पर आने वाले राज्य ने सब कुछ कैसे खो दिया। महाद्वीप के केवल 19 प्रमुख संप्रदायों को ही इस बात का अंदाजा था कि क्या हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इन नीच लोगों को, जिन्हें वे चींटियां मानते थे, ये बताने की जहमत नहीं उठाई। 1 महीने की खोज के बाद उन्होंने अपराधी को खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उन्होंने अपने प्रयास कम कर दिए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं रुके।
तारानकन 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 इस स्थान से बहुत दूर वह स्थान था जहां देव पशु रहते थे। वहां 9 देव पशु कबीले थे और उनमें से एक काला कछुआ कबीला था। वे पूरे विश्व में कबीले के उस युवा स्वामी को खोज रहे थे जो अपना घर छोड़कर चला गया था। अपनी खोज में वे उस युवक को तो ढूंढने में सफल हो गए जिसे वे ढूंढ रहे थे, लेकिन वे उसे खो बैठे। कुछ समय बाद एक अलग ग्रह पर उन्हें कुछ और मिला। उन्होंने पाया कि देव जानवर ड्रैगन कबीले के योद्धा जमीन पर कुछ छिपा रहे थे। काले कछुआ कबीले के सदस्य ने वह वस्तु ले ली जिसे ड्रैगन योद्धा के चले जाने के बाद ड्रैगन कबीले द्वारा जमीन में गाड़ दिया गया था। उसे पता नहीं था कि काले कछुआ कबीले का युवा मास्टर पास में ही था और वह उनके द्वारा देखे जाने से पहले ही भाग गया था। काले कछुए कबीले के सदस्य ने जमीन में दबी कलाकृति को अपने कबीले के स्वामी को दिखाने के लिए अपने साथ कबीले में ले गए। तारानकन 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 दिलचस्प है। ड्रैगन कबीला इन चीजों को दूर के ग्रहों में दफना रहा है। मैंने सुना है कि वे अपने योद्धाओं को बड़ी मात्रा में अपने दायरे से बाहर भेज रहे थे, इसलिए इन चीजों को